नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले हम लोग एरिया वेक्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। एरिया वेक्टर होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा एरिया वेक्टर के बारे में देख लेते हैं। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है, मतलब सीधा सीधा बोल रहा है कि एरिया हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन होगा। क्लियर। चलो, अगर उसका डायरेक्शन है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। मेन वही है हमारा, ठीक है। उसी का यूज है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। चलो मान लेते हैं ये हमारे पास एक प्लेन है, स्क्वायर प्लेट, ऐसे समझ लो स्क्वायर प्लेट है, ऐसे स्क्वायर प्लेट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, अगर साइड एल है तो एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। एरिया एल स्क्वायर बोलने का मतलब है कि इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड एल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। प्लेन हमारा ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ये होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या। चलो, अच्छा दूसरा, अगर हमारे पास कोई सर्कुलर प्लेट है तो इसके लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, एरिया तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये रेडियस है आर तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बट एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन के, मान लो ये ऐसे रखा हुआ है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हमारा होगा एरिया वेक्टर। समझ में आ रहा है, प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है एरिया वेक्टर उसका, ठीक है। तो ये हमारा एरिया वेक्टर का कंसेप्ट था। चलो आओ आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसमें एरिया वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing normally through a given surface area, ठीक है। सीधा सीधा बोल रहा है कि इट इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। कहने का मतलब ये है, एग्जांपल के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ऐसे समझ लो एक्स डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और यहां पर हम लोग एक प्लेन क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, और उस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वही उसकी फ्लक्स है, ठीक है। तो यहां पर हमने एक प्लेन को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, ये हमारा प्लेन है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो इस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसी के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स। फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय फाई। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन जनरल टर्म में बता रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5, तो यहां पर फाई हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स हमारा 5 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस प्लेन के थ्रू, वो कितने हैं, 5 है, ठीक है। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करेगा, अगर हम लोग एरिया यहां पर क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, एरिया इंक्रीज कर देते तो एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा, फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, फाई भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब देख लेते हैं फाई हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देख लेते हैं यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम है, ठीक है, दिख रहा है। बस एरिया को हम लोग बढ़ा दिए, इसके एरिया को बढ़ा दिया, प्लेन का एरिया हमने बढ़ा दिया, ये लो। तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, काउंट कर लो, उतना फ्लक्स हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 5 इक्वल टू 7। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एरिया इंक्रीज करने पे फ्लक्स हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि फ्लक्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया की, ठीक है। अच्छा दूसरा, दूसरा अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दे, फील्ड इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो भी हमारा फ्लक्स इंक्रीज होगा,
कैसे इंक्रीज होगा देख लेते अगर एरिया यही है हमारा, प्लेन हमारा सेम है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास हो जाएंगी, ये देखो कुछ इस तरह से, ये लो प्लेन हमारा सेम है, जो यहां पर प्लेन है वही हमारा यहां पे भी प्लेन है, ठीक है। तो देख लो यहां पर फ्लक्स कितना होगा, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वही उसी के नंबर के मेजरमेंट को हम लोग फ्लक्स बोल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्लक्स हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो फ्लक्स हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां देखो, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, दिख नहीं रहा है, तो 5 = 9 है, तो फ्लक्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। क्लियर है यहां तक। तो फ्लक्स हमारा डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे और एरिया पे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे यहां पर हमें एक फॉर्मूला मिला, फाई इज इक्वल टू, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई एंड ए के प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट जो है 1 के बराबर है, तो ई ए, फाई इज इक्वल टू ई ए हमारा आ गया, ठीक है। ये भी जो हम लोग देख रहे हैं ये भी एक स्पेसिफाइड कंडीशन है, एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए है, ठीक है। कौन सी कंडीशन के लिए, क्योंकि यहां अगर हम लोग एरिया वेक्टर देखें और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखें, उस पर भी डिपेंड करेगा, उस पे भी डिपेंड करेगा, उस एंगल पे भी डिपेंड करेगा, कौन से एंगल पे, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है। यहां अगर हम लोग एरिया वेक्टर ड्रॉ करें, ये देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, दोनों के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस प्लेन के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, थीटा यहां पर क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। यहां पर देख लो एरिया वेक्टर क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, तो थीटा हमारा क्या है यहां पर, 0 डिग्री। तो यानी कि ये हमारा जो कंडीशन हम लोग पढ़ रहे थे उन सबके लिए जो थीटा क्या है, 0 डिग्री है। समझ आ रहा है, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, अगर वो दोनों एक दूसरे से किसी एंगल पे होंगे तब उस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा हमारा वो थीटा पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो वो हमारा एक जनरल कंडीशन है। तो आइए उसे देख लेते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आएगा, ठीक है, वो हमारा मेन फॉर्मूला होगा, उसी से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब भी हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है, फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए, ये अभी हम लोग देखें, ये हमारा एक जनरलाइज्ड केस के लिए था, ठीक है। ये हमारा एक पर्टिकुलर केस के लिए था जब हमारा थीटा क्या है, 0 डिग्री, याद आ रहा है कि नहीं, थीटा हमारा 0 डिग्री। अब भी हम लोग देखे हैं कि हमारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री है, उस केस में ई ए है, यानी कि जो हमारा फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया, ठीक है, एंड थीटा पे भी डिपेंड करेगा, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, उन दोनों के बीच जो एंगल है उस पर भी डिपेंड करेगा। उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पर देखेंगे, ठीक है। आ जाइए, जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं फ्लक्स का, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन है, ऐसे समझ लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक प्लेन, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से पास हो रही है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड इंटेंसिटी ई है। इस प्लेन के लिए अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इस डायरेक्शन में होगा हमारा एरिया वेक्टर, दोनों के बीच एंगल थीटा, किसके किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा है। तो इस केस में हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आइए कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स तो हमें पता है, इट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया, मतलब जो गिवन सरफेस एरिया है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही, उन्हीं के नंबर के मेजरमेंट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई, ठीक है। तो यहां पे भी हमारा फ्लक्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग काउंट करेंगे जो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। बट यहां तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे है, थीटा एंगल पे एरिया वेक्टर से, तो हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट लिखेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके दो कंपोनेंट, एक तो इस डायरेक्शन में आएगा, वो आएगा हमारा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा कंपोनेंट, जिधर थीटा होता है
उधर हमारा कॉस कंपोनेंट आता है, और इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा जो कंपोनेंट आता है साइन कंपोनेंट, तो ई साइन थीटा। तो यहां पर अगर हम लोग फ्लक्स लिखना चाहें तो फ्लक्स लिख सकते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ई कॉस थीटा कंपोनेंट है कि नहीं। तो इसलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे ई कॉस थीटा, क्योंकि यही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा इंटू ए, या हम लोग बोल दें ई ए कॉस थीटा। ये हमारा है फ्लक्स, ये हमारा क्या है, फ्लक्स है। क्लियर, समझ आया है क्या? हाँ, तो ये हमारा फ्लक्स है ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एरिया हमारा क्या है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। और फ्लक्स जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से हमारा जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए हमारा ये स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट ए, ये लिख सकते हैं, या ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे हमें यहां पर क्या मिल रहा है, स्केलर प्रोडक्ट, कोई स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से। ए डॉट बी जो होता है वो होता है हमारा ए बी कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है, वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी। तो वैसे यहां पे ई ए कॉस थीटा को ई डॉट ए लिख रहा है कि नहीं, सही है ये। चलो, अगर इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो इसकी जो एसआई यूनिट है इसको हम लोग लिख सकते हैं, एसआई यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, या फिर वोल्ट मीटर के टर्म में तो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो वोल्ट मीटर, ये आ गया हमारा इसका एसआई यूनिट। क्लियर है हमारा यहां तक, यहां तक क्लियर है, ये हो गया इसका फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें समझ में आ गया। ये हमारा आ गया जनरलाइज्ड फॉर्मूला, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, और उसकी एसआई यूनिट भी हमें मिल गई। क्लियर, ये हमें जनरलाइज्ड फॉर्मूला मिल गया। जो फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और उसका यूनिट हमें मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर वोल्ट मीटर इसकी यूनिट है। ठीक है, अच्छा ये थीटा क्या है, अगर इस थीटा को हम लोग बताना चाहें तो ये थीटा जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ये है हमारा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर है, प्लेन नहीं है, एरिया नहीं है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर समझ में आ रहा है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। एरिया अगर हमारी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर है, तो ये हमारा एरिया वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच एंगल वही है हमारा थीटा। क्लियर है यहां तक, चलो यहां तक क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स है हमारा उस थीटा पे ही डिपेंड करेगा। थीटा हमारा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं केस वन। फर्स्ट केस हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट केस हमारा क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वेक्टर ई पैरेलल टू एरिया वेक्टर, या फिर इसी को हम लोग बोल दें, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर है टू द सरफेस। डायग्राम बना देते हैं, कहने का मतलब यह है कि ये हमारा प्लेन है, वही सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अच्छा, इस प्लेन के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये फर्स्ट वाला बोला है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के ही पैरेलल है। ठीक है, तो इस केस में दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री।
और थीटा अगर 0 डिग्री है तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसका एरिया ए है तो फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस 0, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू ए। क्लियर है? केस 2, यहीं पे हम लोग केस 2 के बारे में बात कर लेते हैं। केस 2 हमारा ये बोल रहा है, केस 2 बोल रहा है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वेक्टर ई जो है परपेंडिकुलर है टू द एरिया वेक्टर, या फिर इसी को हम लोग बोल दें इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो पैरेलल है, पैरेलल टू द सरफेस। सरफेस के क्या है, पैरेलल है। डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस है और इस सरफेस के पैरेलल है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस प्लेन के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो ये बोल रहा है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ऐसे जा रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के पैरेलल। ठीक है, दूसरा वाला बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो या फिर ये लिखा हो, दोनों ही केस में हमारा थीटा क्या होगा यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, दोनों के लिए यही डायग्राम बनेगा। समझ में आ रहा है? या तो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। या तो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस के क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? और थीटा जब 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स हमारा क्या होगा 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो फ्लक्स हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में हमारा क्या बोला है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एरिया वेक्टर। यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के क्या है पैरेलल है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा हमारा 0 डिग्री। या हम लोग बोल दें इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा उसी डायरेक्शन में, इसलिए थीटा हमारा 0 डिग्री और फ्लक्स फाई इक्वल टू ई इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां तक क्लियर है केस 1 और ये हमारा केस 2। क्वेश्चन देख लेते हैं हाँ एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इस पे तो थोड़ा सा पिक्चर हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये हमारा प्लेन है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसका एक हम लोग वर्टिकल एक्सिस बना रहे हैं जो इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, ये एक्सिस बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है जो कि इस एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पे है। स्क्वायर प्लेट है तो साइड दे रखा है एल। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू द प्लेन। इस प्लेन के लिए हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होगा, फॉर्मूला हमें पता है। सबसे पहले ये देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा हमारा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ये क्या होगा, अच्छा इस एक्सिस से एरिया वेक्टर का जो एंगल है 90 डिग्री होगा। समझ आ रहा है ना, ये प्लेन है और ये हमारा एक्सिस है। ठीक है, प्लेन के पैरेलल ये एक्सिस, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, दोनों के बीच एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री दिख रहा है, ये कितना है 90 डिग्री। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। 90 माइनस 30 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 60 डिग्री है। तो फ्लक्स हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, फाई इक्वल टू ई ए कॉस 60। एरिया कितना होगा, साइड है एल स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा ई एल स्क्वायर बाई 2। ये आ गया हमारा नेट फ्लक्स जो इस प्लेन से पास हो रहा है। ठीक है, इस प्लेन से पास होने वाला जो फ्लक्स है थ्रू दिस प्लेन वो कितना है, ई एल स्क्वायर बाई 2 वोल्ट मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के कई क्वेश्चंस आप खुद भी जनरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा।
उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस, कुछ नहीं करना है। ये देखो, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस डायरेक्शन में। इसमें एक क्लोज सरफेस को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो उस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स हम लोग वहां पे कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक ट्यूब लेते हैं और उसको रख देते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई होगी, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी ई होगी। तो यहां पर हम लोग एक ट्यूब रख देते हैं, क्लोज सरफेस, ये हो गया हमारा ट्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा सरफेस वन। अच्छा, इसमें कितने फेस हैं? ट्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस। जितने फेस होंगे उतना ही फ्लक्स हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर एक फेस हो गया, ये एक सरफेस। दूसरा ये फ्रंट वाला सरफेस 2, बैक बैक सरफेस उसको हम लोग 3 ले रहे हैं। 4 ये हो गया साइड वाला टॉप सरफेस, 5th और बॉटम सरफेस 6। तो 6 फेस है यहाँ पर ट्यूब में। तो 6 इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सरफेस 1 के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, सीधा सीधा कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल देखेंगे, ठीक है। अरे यार, देखो हम लोग सीधा सीधा यहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 प्लेन है, 6 इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो नेट फ्लक्स जो होगा थ्रू दिस क्लोज सरफेस वो क्या होगा? सरफेस 1 के लिए फाई 1 हम लोग ने लिया, सरफेस 2 के लिए फाई 2, 3 के लिए फाई 3, 4 के लिए फाई 4, फाई 5 और फाई 6। ये सभी कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे तो हमारा नेट फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा थ्रू दिस क्लोज सरफेस, ठीक है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखो प्लेन 1 को लेंगे, सरफेस 1 को। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर क्या होगा इसके लिए? इसी डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0, थीटा 0। तो हमारा फाई 1 जो आ जाएगा ई ए कॉस 0, ये क्या आ जाएगा? ई इंटू ए फाई 1। ए क्या है? प्लेन का एरिया, प्लेन का एरिया है, ठीक है। अच्छा, सरफेस 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया हमारा सरफेस 1 के लिए। सरफेस 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे फाई 2, कितना हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा कितना होगा यहाँ पर? ये हमारा सरफेस 2 है, ये फ्रंट वाला, ये सरफेस 2, ऐसे समझ लो, ये हमारा सरफेस 2। एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 है कि नहीं? ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिख रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस प्लेन का क्या होगा? इस डायरेक्शन में, सरफेस 2 का। दोनों के बीच एंगल कितना? 90। तो थीटा यहां पर क्या है? 90 डिग्री। और थीटा अगर 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो फाई 2 फ्लक्स हमारा आ गया 0। क्लियर है? वैसे हम लोग थर्ड निकालेंगे, थर्ड सरफेस के लिए। तो बस यहां पर अब हमें चेक कर लेना है कि थीटा की वैल्यू किसके लिए 90 डिग्री और किसके लिए 0 डिग्री। जिसके लिए 90 होगा उसके लिए फ्लक्स 0, जिसके लिए 0 डिग्री होगा उसके लिए इंटू ए होगा, ठीक है। तो आओ चेक करते हैं थर्ड सरफेस के लिए। थर्ड सरफेस हमारा ये बैक वाला सरफेस है, ये सरफेस, उसके लिए भी होगा एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं? एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये कुछ ऐसे। तो दोनों के बीच एंगल फिर से कितना बनेगा? 90। ये देखो, ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जाएगा। तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? 90 है कि नहीं? है कि नहीं? तो थीटा 90 है, तो फ्लक्स हमारा क्या होगा? फाई 3 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, थीटा 90 डिग्री। अच्छा, फोर्थ ये वाला सरफेस, इस सरफेस के लिए देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये देखो, ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर। अच्छा, इनवर्ड नहीं देखेंगे, एरिया वेक्टर इनवर्ड नहीं होगा, ठीक है। जो हमारा क्लोज सरफेस है उसके इनवर्ड हमारा एरिया वेक्टर नहीं होगा, उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, आउटसाइड द
सरफेस, ठीक है। चलो, तो इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारा प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा एरिया वेक्टर। तो फोर्थ सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, 5 4 कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा माइनस ई इंटू ए, यानी कि 5 4 आ गया माइनस ई ए, 5 1 आ गया, 5 2 आ गया, 5 3 आ गया, 5 4 आ गया। अब हम लोग फिफ्थ कैलकुलेट करते हैं और 6 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिफ्थ सरफेस, ये टॉप सरफेस, ये ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर, सॉरी, ये देखो, ये हमारा प्लेन है, टॉप सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है, तो 5 5 भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, 6 बॉटम सरफेस, ये हो गया बॉटम, बॉटम ये वाला सरफेस, एरिया वेक्टर क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन कुछ इस तरह से, एरिया वेक्टर हमारा कुछ इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड चलो ऐसे शो कर देता हूं, इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, दोनों के बीच एंगल क्या होगी, 90 डिग्री, तो थीटा यहां पर 90 डिग्री, तो 5 6 भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो आज और नेट फ्लक्स सब कैलकुलेट कर लेते हैं, सबकी वैल्यू हमें मिल गई, 5 1 5 2 5 6, 5 1 की वैल्यू मिल गई है ई ए, 5 2 की वैल्यू है हमारी 0, 5 3 भी 0 है, 5 4 माइनस ई ए, और 5 5 भी 0, 5 6 भी 0 है, सब 0, ठीक है। तो ई ए माइनस ई ए क्या आ जाएगा, ये नेट फ्लक्स 0। तो यहां पर हम लोग नोट में लिख सकते हैं, नोट में हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस विल बी 0, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस विल बी 0, ठीक है। बस ये याद रखना कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज ना हो, अगर चार्ज हुआ तो फिर फ्लक्स आएगा, यहां पे कोई चार्ज है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये नोट में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विल बी 0, ठीक है। अब ये क्लोज सरफेस किसी, अच्छा एक और कंसेप्ट हम लोग लगा सकते हैं, ये तो समझ में आया ना, ये हमारा लॉन्ग कंसेप्ट है, मतलब समझने के लिए, ठीक है। तो इसको समझ लेना इस तरह से, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में किस तरह से और अच्छे से समझ सकते हैं, आइए। फिर से डायग्राम बना करके समझेंगे हम लोग। इसी को हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं, किस तरह से, ये हमारा ट्यूब हम लोग पहले बना लेते हैं, ये हमारा है ट्यूब, यानी कि क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में प्लेस कर रखे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इसको क्या कर दिए हैं, प्लेस कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रहे हैं, 1 2 3 4, एग्जिट कितना कर रहा है, 1 2 3 4, तो जितना एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट हो रहा है, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रहे हैं उतने ही एग्जिट हो रहे हैं। तो जो एंटर कर रहे हैं उसके लिए हम लोग फ्लक्स ले रहे हैं -5, उसके लिए फ्लक्स क्या ले रहे हैं, -5, ये जो, क्योंकि हमें पता है फ्लक्स क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम क्लोज सरफेस के लिए बस ये मान लेंगे कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रहा है, उसको हम लोग -5 से रिप्रेजेंट कर दिया, एंटर कर रहा है उसको, इसलिए उसको निगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो एग्जिट करेगा उसको हम लोग पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये एंटर कर रहा है तो हम उसे माइनस से रिप्रेजेंट कर दिए, और जो एग्जिट कर रहा है उसे हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही थी और 4 यहाँ पर क्या करिए, एग्जिट कर रही है, इसलिए इसको भी 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा 5 है तो ये भी हमारा 5 है, मतलब ये हमारा अगर 2 वोल्ट मीटर है तो ये भी 2 वोल्ट मीटर, ये निगेटिव में होगा तो ये पॉजिटिव में होगा, क्लियर है ना। तो फ्लक्स हमारा क्या होगा, सेम होगा।
ये एंटर कर रहा है इसलिए निगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एग्जिट कर रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि -5 + 5 कितना आ जाएगा, 0। ये हो गया हमारा नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, ठीक है। तो इस तरह का कंसेप्ट हम लोग लगा सकते हैं, क्लियर है। अब इस ट्यूब की जगह पे अगर हमारा स्फीयर आ जाए, मान लो स्फीयर हो, तो भी उसके लिए भी वही होगा। ये लो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम लोग स्फेरिकल सरफेस क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है और 2 ही एग्जिट कर रही है, तो यहाँ पर भी हमारा नेट फ्लक्स क्या होगा, 0। जितना एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट कर रहा है, तो नेट फ्लक्स 0, बस क्लोज सरफेस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई कोई दूसरा ले लो, सिलेंड्रिकल शेप का ले लिया, मान लो ये सिलेंड्रिकल शेप का ले लिया, ये लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिलेंड्रिकल शेप का ले लिया, क्लोज्ड होना चाहिए, बस सरफेस हमारा क्लोज होना चाहिए, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप है, जितना एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट कर रहा है, तो नेट फ्लक्स हमारा क्या होगा, 0, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अच्छा, कोई भी शेप का हो सकता है, कोई भी इरेगुलर शेप हो तो उसके लिए भी हमारा फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, बस क्लोज सरफेस होना चाहिए, कोई भी इरेगुलर शेप का हो, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस है तो नेट फ्लक्स क्या होगा, 0। जितना एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं, बस, तो नेट फ्लक्स हमारा 0 होगा। क्लियर है यहां तक। चलो आगे हम लोग देखते हैं, अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिए, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। बस कंडीशन ये है कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब हमारा नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। वो क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, बस क्लोज सरफेस होना चाहिए, सिलिंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, कोई इरेगुलर शेप हो सकता है, ठीक है। तो उसके उससे पास होने वाला जो नेट फ्लक्स है, उसके थ्रू जो पास होने वाला जो नेट फ्लक्स है वो क्या है, 0 है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि अब उसी क्लोज सरफेस में अगर कोई चार्ज प्लेस कर दें तो उस क्लोज सरफेस के थ्रू जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा। अब वहां पर फ्लक्स आएगा, अब 0 नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस क्या है, स्फेरिकल सरफेस, और इसके सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है Q। इस चार्ज Q की वजह से इस सरफेस के थ्रू पास होने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा, वो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आ जाओ, क्योंकि हमें पता है ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, मान लो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, यहाँ पर पास होगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रही है और इधर से एग्जिट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ से इंटर कर रही है, यहाँ से एग्जिट कर रही है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस सरफेस के थ्रू हम लोग फ्लक्स क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। आ जाओ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आइए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे छोटा सा एरिया लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एरिया लेंगे। क्लियर है। क्यों छोटा सा एरिया ले रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये लगा सकते हैं क्या, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये थीटा कितना होगा, ये थीटा कितना होगा, इसे तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हर एक पॉइंट पे थीटा क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसके सरफेस पे छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ये डी ए एरिया, ठीक है। और ये जो छोटा सा एरिया लिए हैं, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, इसी पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कितना है, ई है, इसका रेडियस आर है, ठीक है, स्फीयर का रेडियस आर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम होगा, रेडियली आउटवर्ड, ये दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा, 0 डिग्री है कि नहीं। तो वैसे ही हम लोग इसके पूरे सरफेस पे छोटा छोटा एरिया ले लेंगे, डी एरिया, और उसके लिए फ्लक्स क्या होगा, डी फाई। छोटा सा एरिया ले रहे हैं तो उसके लिए छोटा सा फ्लक्स होगा डी फाई, और यहां पर भी डी एरिया ले रहे हैं तो फ्लक्स होगा डी फाई। ऐसे ही पूरे सरफेस पे डी एरिया ले लेंगे तो सबके लिए फ्लक्स क्या आएगा, डी फाई आएगा। तो इस सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डी फाई प्लस
डी फाई, मतलब ये सभी फ्लक्स को हम लोग क्या कर दें, डीए एरिया के लिए जो फ्लक्स आ रहा है उन सबको क्या करें, ऐड कर दें। ऐड करने का तरीका होता है इंटीग्रेशन डी फाई, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन डी फाई। क्लियर है? तो डी फाई को हम लोग इंटीग्रेट कर दें, यहां पर हम लोग क्या करें, फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, तो हमारा नेट फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, डी फाई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, डी फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डी फाई जो फ्लक्स आ रहा है किसके लिए आ रहा है, छोटे से एरिया डीए एरिया के लिए आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग डी फाई कैलकुलेट कर लेंगे, डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा ई डी ए, ठीक है। डी फाई की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, इसको मान लो इक्वेशन 1। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो नेट फ्लक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है। या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज हमारा सेंटर पे है और इसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा ई ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि सेंटर से इसके सरफेस का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है, रेडियस ही तो है, और वो हर एक पॉइंट के लिए क्या होगी, इसके सरफेस पे हर एक पॉइंट के लिए क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो डिस्टेंस सेम है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, उसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ई बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डी ए। अब ये इंटीग्रेशन डी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस स्फेरिकल सरफेस के टोटल सरफेस एरिया को। तो ई ए हम लोग लिख सकते हैं, तो हमारा नेट फ्लक्स आ गया थ्रू दिस क्लोज सरफेस, फाई नेट इक्वल टू ई इंटू ए, ठीक है। अच्छा, इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है ये है, अगर हमें कोई भी शेप का हो, किसी भी शेप का हो, उस कंडीशन में हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेट फ्लक्स जो होगा इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए, अब यहां पे थीटा भी आ जाएगा, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लोग हर जगह अप्लाई करेंगे अगर हम लोग किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। ई डॉट डी ए, या हम लोग बोल दें नेट फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है?